हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले मेरे प्रीवियस एस्ट्रोनॉमी के वीडियो में मुझसे एक गलती हुई है और वो है ये, मैंने ब्रह्मांड को लिखा इस तरीके से, जबकि सही तरीका होगा ये इस तरीके से ब्रह्मांड लिखते हैं। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, वो मैंने जल्दबाजी में गलती करी है, ऐसा नहीं कि मुझे लिखना नहीं आता है। एक डाउट आया है मेरे पास एस्ट्रोनॉमर एंड कॉस्मोलॉजिस्ट को लेकर के कि एस्ट्रोनॉमर क्या करते हैं और कॉस्मोलॉजिस्ट क्या करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टडी ऑफ स्पेस इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी एंड स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। तो देखने में तो यूनिवर्स ज़्यादा बड़ा है, स्पेस उसका पार्ट है, स्पेस द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो इसके तहत जो आपकी कॉस्मोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी कॉस्मोलॉजी के अंदर आनी चाहिए। देखो, इस बात को बहुत ही इत्मीनान से आराम से समझना क्या कि यूनिवर्स के अंदर स्पेस है। देखो, मैं ऐसे बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यूनिवर्स के अंदर है स्पेस, है ना। और स्पेस की स्टडी को बोलते हैं हम क्या? एस्ट्रोनॉमी। ठीक बात है। यूनिवर्स की स्टडी को हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। तो बड़ा तो ये है ना और छोटा ये है, तो होना ये चाहिए कि यहाँ पे हमको लिख देना चाहिए कॉस्मोलॉजी और यहाँ हमको लिख देना चाहिए एस्ट्रोनॉमी। बट ये तो ठीक है, लेकिन ये गलत है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, एस्ट्रोनॉमी और इसके अंदर कॉस्मोलॉजी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ने पर आते हैं ना, तो हमें यूनिवर्स के बारे में कम पढ़ना रहता है, हमें स्पेस के बारे में ज़्यादा पढ़ना रहता है। यूनिवर्स का दायरा बस उतना ही है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ तक इसका विस्तार है ना, अंत कहाँ तक है, शुरू कहाँ से हुआ, यही सब मतलब यूनिवर्स के पॉइंट्स हैं जो हमें कॉस्मोलॉजी में पढ़ने होते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉमी अपने आप में एज अ सब्जेक्ट बहुत वास्ट हो जाता है, इसलिए एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत कॉस्मोलॉजी आती है। तो कॉस्मोलॉजिस्ट बेसिकली क्या करते हैं? यूनिवर्स के ओरिजिन कैसे हुआ इस पे फोकस कर रहे हैं, इसकी थ्योरीज देख रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या बिग बैंग थ्योरी जो अभी तक एक्सेप्टेड है क्या वही सही है या कुछ और है, या एंड पॉइंट क्या है, जो कुछ भी है उसका शेप क्या है जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए, ये सब कौन देख रहा है? ये सब कॉस्मोलॉजिस्ट देख रहे हैं। जबकि जो आपके जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो क्या करते हैं? वो दूसरे प्लैनेट्स को डिस्कवर कर रहे हैं, प्लैनेट्स पे जा रहे हैं या स्पेस में जा रहे हैं या मून पे जा रहे हैं। तो ये सारे काम किसके हैं? एस्ट्रोनॉमर के हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। चलो, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं यूनिवर्स की, कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और बड़े आराम से इत्मीनान से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो बेल्जियम के एक भाई साहब हैं, बेल्जियम के फिजिसिस्ट हैं और प्रीस्ट भी हैं साथ साथ में। बेल्जियम के प्रीस्ट एंड फिजिसिस्ट हैं जॉर्ज लेमेंतेयर। कौन? जॉर्ज लेमेंतेयर। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। कौन? जॉर्ज लेमेंतेयर। कहाँ के हैं? इनका कंट्री भी इम्पॉर्टेंट है, बेल्जियम के। ठीक है, बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंतेयर, ये प्रीस्ट एंड फिजिसिस्ट हैं। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं, कब कहते हैं ये भी बता दूं मैं, अभी 1927 में कहते हैं। ये कहते हैं कि आज से 13.8 बिलियन साल पहले यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। 13.8 बिलियन साल पहले। कितना? 13.8 बिलियन साल पहले। ये कितना होता है? 13.8 अरब साल पहले। और ये कहते हैं कि उससे पहले कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, ना स्पेस था ना टाइम था। यानी समय जो है, समय की गणना ही जो हो रही है वो 13.8 अरब साल पहले से हो रही है। उससे खरब अरब में समय है ही नहीं। यहाँ यही पॉइंट है जहाँ से समय शुरू हो रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है।
ये क्या कह रहे हैं जॉर्ज लेमेंटेयर कि 13.8 अरब साल पहले एक पॉइंट था। क्या था? एक पॉइंट था। इससे पहले कुछ भी नहीं था। आप इससे पहले का तो सवाल ही मत पूछिए। क्यों? क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि समय ही यहीं से शुरू हुआ, तो पहले वो बात तो हम तब करेंगे ना जब समय होगा। पहले कोई समय ही नहीं है तो पहले की बात कहाँ कर रहे हो? शुरू ही यहाँ से हो रहा है। दिस इज द एक्सट्रीम स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो बिंदु है बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो पहले इस बिंदु पे ही चर्चा करते हैं जहां से हमारा यूनिवर्स शुरू होने वाला है। तो ये जो बिंदु है ना, ये कितना बड़ा है? क्या इतना ही बड़ा? ये कागज जितना बड़ा था? ये कागज पे मैंने जितना ये पॉइंट बना दिया, क्या इतना बड़ा था? नहीं, इतना बड़ा नहीं था। आपने प्रोटॉन देखा है क्या? प्रोटॉन देखा है? नहीं देखा है। नहीं देखा होगा क्योंकि प्रोटॉन को तो पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देखना बड़ा मुश्किल होता है। अब आप क्या करो, अगर आपने देख लिया है माइक्रोस्कोप से जैसे तैसे प्रोटॉन को, तो उस प्रोटॉन को ले करके उसके टुकड़े करो। कितने टुकड़े? 2-4 टुकड़े नहीं करने हैं, उसके टुकड़े करने हैं आपको 10⁻20। इतने टुकड़े कर दो प्रोटॉन के। कर लिए टुकड़े? कर लिए। अब जो आपको दिखेगा ना, दिखेगा वो जो होगा वो ये पॉइंट होगा जिसकी बात ये जॉर्ज लेमेंटेयर साहब कर रहे हैं। तो ये पॉइंट इतना छोटा है। समझ में आ रही है बात? इसकी लेंथ भी हम आपको बता दें। इसकी जो लेंथ है, इसकी कुछ लेंथ भी होगी। मतलब प्रोटॉन के हमने 10⁻20 हिस्से कर दिए, उतना छोटा ये पॉइंट है। उसकी लेंथ है 1.6 इंटू 10⁻⁻35 मीटर। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻35 मीटर। और ऐसी कोई लेंथ अभी तो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसलिए इसको कह दिया गया कि ये है प्लैंक लेंथ। ये क्या है? ये प्लैंक लेंथ है। ठीक, तो ये पॉइंट की ये कहानी हो गई। इतना छोटा है ये पॉइंट। इस पॉइंट को जॉर्ज लेमेंटेयर ने कहा है प्राइमेवल एटम। क्या कहा? प्राइमेवल एटम। ये तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने कहा है। लेकिन जॉर्ज लेमेंटेयर ने जो थ्योरी दी है, जिसपे हम अभी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके, 1927 में दी थी। ठीक है, लेकिन उस समय ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं थी। बाद में इसको एक्सेप्ट किया गया। कब? 1960 से 1965 के अराउंड इसको एक्सेप्ट किया गया। तो तब जब इसको एक्सेप्ट किया गया था, तब इस पॉइंट को नाम दिया गया था सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी। और यही हम सबसे ज़्यादा, इसी टर्म को सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। क्या? सिंगुलैरिटी। ये जो पॉइंट है ये क्या है? सिंगुलैरिटी है, या इसी को बोला जाता है कॉस्मिक एग। इसी को बोला जाता है कॉस्मिक एग। ठीक, सबसे ज़्यादा फेमस नाम इसका क्या है कि ये जो पॉइंट है ये सिंगुलैरिटी है। ये कितना छोटा है कि प्रोटॉन के 10⁻20 हिस्से कर दो तब कहीं जाके ये हमको मिल पाएगा। ये इतना छोटा है। तो पॉइंट है, पहली बात तो पॉइंट की तो वैसे भी अपने आप में कोई रेडियस तो होती नहीं है। रेडियस क्या होती है? 0 होती है, और हम तो लगभग माइनस में उसको लेकर चले गए हैं। ठीक है, तो अगर इसकी रेडियस 0 है तो मुझे ये बता दो जरा, एरिया कितना होगा? एरिया कितना होगा? एरिया भी 0 होगा भैया। बिंदु का कोई एरिया होता है क्या? नहीं होता है। वॉल्यूम, जब R 0 है तो A 0 होगा, तो वॉल्यूम भी 0 होगा भैया। होगा कि नहीं होगा? फिर ये बता दो डेंसिटी कितनी होगी इस पॉइंट की? तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो आयतन तो हमने देख लिया कि 0 है, तो रख दो भैया D इज इक्वल्स टू मास अपॉन 0। और नीचे 0 होता है तो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होता है, यानी डेंसिटी तो इस पॉइंट की इनफाइनाइट है। और मैं आपको बता दूं इस पॉइंट का टेम्परेचर भी इनफाइनाइट है। अब यहाँ पे जिनको थोड़ी साइंस की नॉलेज होगी वो ही कहेंगे ये दोनों बात तो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। कैसे? कैसे कि जब डेंसिटी इनफाइनाइट होती है तो टेम्परेचर जो होता है ना वो कम होता है, 0 होगा। टेम्परेचर 0। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डेंसिटी कम होती है। कैसे? ज़रा अगर हम पानी का ही एग्जाम्पल ले लें,
पानी का एग्जाम्पल ले ले तो जो पानी का जो सॉलिड फॉर्म है यानी बर्फ है जब पानी, तो क्या है, डेंसिटी उसकी ज़्यादा है ना, डेंसिटी ज़्यादा तो टेम्परेचर कम है, ठंडी होती है ना बर्फ, टेम्परेचर कम होता है। और अगर हम उसको गर्म करें यानी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो अब क्या है, वो गैसेस फॉर्म में हो जाएगी, दूर दूर हो जाएगी, तो घनत्व तो कम होगा ना, डेंसिटी कम होगी। तो फिजिक्स तो यही कह रही है, फिजिक्स तो ये कह रही है कि टी और डी में क्या रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन। लेकिन यहाँ पर क्या, ये पॉइंट जो है इसकी डेंसिटी तो इनफाइनाइट है, यहाँ तक तो हमारे फिजिक्स फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा है बढ़िया से। लेकिन जब टेम्परेचर की बात आ रही है तो इस पॉइंट का टेम्परेचर भी मैक्सिमम है, इनफाइनाइट है, इसमें एनर्जी जो है वो भी इनफाइनाइट भरी हुई है, और इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो भी इनफाइनाइट है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है इस छोटे से पॉइंट की, ठीक है। इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, शायद इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से जॉर्ज लेवेंथर साहब कहते हैं कि इस पॉइंट में ब्लास्ट होगा, इस पॉइंट में क्या होगा, ब्लास्ट होगा। चलो उस पॉइंट में ब्लास्ट कराते हैं हम लोग, बिग बैंग कराते हैं सिंगुलैरिटी में, है ना। चलो चलो, सॉरी वेट अ सेकेंड, ब्लास्ट कराते हैं। चलो हम लोग बिग बैंग कराते हैं। ये पॉइंट है, अब हमने इसको ब्लास्ट करा दिया, ये झेल नहीं पा रहा था इतनी डेंसिटी शायद, तो अब इसमें ब्लास्ट हो गया। अब ये जो ब्लास्ट हुआ यही है बिग बैंग, ये हो गया बिग बैंग, यानी कि क्या हो गया, ये महाविस्फोट हो गया, ये हो गया महाविस्फोट। अब ये कितने सेकंड में हुआ आपको पता है, आपका दिमाग घूम जाएगा। 10⁻⁻43 सेकेंड। एक सेकंड होता कितना है, एक चुटकी बजाई, ये एक सेकंड है। अब इसका 1000वां हिस्सा भी नहीं, इसका अरबवां हिस्सा भी नहीं, इसके अरबवे हिस्से में ये घटना हुई है। कैसे पॉसिबल है पता नहीं। तो सिंगुलैरिटी में ये होता है 10⁻⁻43 सेकेंड में एक्सप्लोड हो जाता है, और उसमें इतना एक्सपेंशन हो जाता है, ये इतना ज़्यादा फैल जाता है, जहाँ तक ये फैलता है ना इतना फैल जाता है कि समझो अभी तक कितना टाइम हो चुका है, ये घटना हुए अभी कितना टाइम हो चुका है, 13.8 बिलियन ईयर्स हो गए हैं ना, 13.8 अरब साल हो गए हैं। इतने साल में भी वो एक्सपेंशन और नहीं हो पाया जितना इतने सेकंड्स के अंदर ये हो गया। इसको बोलते हैं प्लैंक इपॉक, इसको बोलते हैं प्लैंक इपॉक या प्लैंक इरा बोलते हैं, क्योंकि ये समय की ये सीमा तो अभी पॉसिबल नहीं है, मगर उस समय ऐसा था, ऐसा शायद हुआ था बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया था इस पॉइंट को, जॉर्ज लेवेंथर ने इसको नाम दिया था प्राइमेबल एटम। लेकिन बाद में जब ये थ्योरी एक्सेप्ट की गई तो उसका नाम सिंगुलैरिटी हुआ। सिंगुलैरिटी नाम किसने दिया है ये भी आप लिख सकते हो, रोजर पेनरोज, ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे रोजर पेनरोज ने 1960 में दिया था, लिख लीजिए, ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं रोजर पेनरोज, उन्होंने 1960 में ये नाम दिया था सिंगुलैरिटी, ठीक है। और ये जो एक्सपेंशन हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको हमने जैसे बताया कि कॉस्मिक एग है, और इसमें जो एक्सपेंशन हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, कॉस्मिक इन्फ्लेशन। ये घटना कितने सेकंड में हुई, 10⁻⁻43 सेकंड में। और ये जो पॉइंट था ये कितना छोटा था, 1.6 × 10⁻⁻35 मीटर का, जिसको प्लैंक लेंथ बोल देते हैं। उस टाइम को क्या बोल रहे हैं, प्लैंक एपॉक बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो ये एक्सपेंशन हुआ, कितना एक्सपेंशन हो गया, जितना 13.8 अरब साल में भी नहीं हो पाया। तो हम ये कैसे इमेजिन करें, मतलब आप ये समझो कि प्रकाश की गति से भी तेज हुआ होगा ये एक्सपेंशन, मतलब फिजिक्स के सारे लॉज ब्रेक हो रहे हैं यहाँ पे बिग बैंग को समझने में, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन हुआ तो कॉस्मिक इन्फ्लेशन होने के
3 मिनट के अंदर अंदर एटम बन गए। और जो मतलब अब ये जो पॉइंट है इसमें बहुत सारी एनर्जी वगैरह इसमें मतलब इसमें बंधी हुई थी और ये सब निकल गई, तो निकल के इसमें फैली। तो इसमें क्या 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 फैला, इसमें एनर्जी फैली और मैटर फैला। तो जब ये फैला तो ऐसा नहीं है कि बड़े एकदम बढ़िया तरीके से ये पॉइंट है, ये जब इसमें विस्फोट हुआ तो ऐसे एक एक इक्वल से पॉइंट्स निकल रहे होंगे यहाँ से, ऐसे ऐसे, है ना, इक्वल से होंगे, ऐसा नहीं हुआ। कहीं कोई बड़ा पॉइंट, कहीं कोई छोटा पॉइंट, कहीं बड़ा कहीं छोटा, इस तरीके से विस्फोट हुआ है। मतलब इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था एनर्जी और मैटर का, ठीक है। कहीं किसी के पास ज़्यादा मास था, किसी के पास कम मास था। तो अच्छा ये बताओ कि अगर ये ज़्यादा मास वाला व्यक्ति जो होगा, ज़्यादा मास वाला जो पिंड होगा, वो इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इस तरीके से जिस मैटर के पास, जिस पार्टिकल के पास ज़्यादा मास था, ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल था, उसने दूसरे पार्टिकल को अपने में अट्रैक्ट किया और इस तरीके से ऐसे 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 क्लम्पिंग होना स्टार्ट हो गई। जहाँ तहाँ ऐसे 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 से क्लम्पिंग होना स्टार्ट हो गई। तो जब ये क्लम्पिंग होना स्टार्ट हो गई तो यही आप मान लो कि हमारी क्या है, गैलेक्सीज हैं। ये हमारी गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होना धीरे धीरे से स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर गैलेक्सी, इन सब पे तो हम बाद में जाएंगे। अभी आई थिंक आपको यूनिवर्स तो समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्स का बिग बैंग से एक्सपेंशन किस तरीके से हुआ। अब आप ये पूछ सकते हो कि बिग बैंग से पहले क्या था, इस पॉइंट से पहले क्या था। तो भाई पहले ही इन्होंने बोल दिया कि स्पेस और टाइम दोनों ही यहाँ से शुरू हुए, तो पहले की तो बात ही नहीं करो। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और जो कॉस्मोलॉजिस्ट हैं वो एक पॉसिबिलिटी और बताते हैं कि हो सकता है कि इस सिंगुलैरिटी से पहले एक पूरा यूनिवर्स रहा हो, एक पूरा यूनिवर्स रहा हो, ठीक है। और फिर वो एक्सपैंड हो रहा हो, जैसे आज यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है वैसे ये भी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा होगा। फिर एक वक्त उसकी लिमिट आ गई होगी, और फिर ये पूरा यूनिवर्स कोलाइड कर गया होगा, कोलैप्स कर गया होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बिग क्रंच। ऐसी घटना हुई नहीं है, सिर्फ ऐसा अजम्पशन है कि हो सकता है पहले यूनिवर्स रहा हो जो एक्सपेंड कर रहा हो आज की तरह, और फिर अपनी लिमिट पे पहुंच गया हो और फिर ये पूरा सिकुड़ गया हो। इसको बिग क्रंच या सुपर क्रंच बोलते हैं, और ये फिर से सिंगुलैरिटी में बदल गया। और हो सकता है अभी भी जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड करते एक लिमिट तक पहुंच जाए और फिर से उसमें बिग क्रंच हो जाए, फिर से एक सिंगुलैरिटी में बदल जाए, हो सकता है, ठीक। अब बात आती है कि अभी हम कह रहे हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। देखो उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि ये बात किसने कही थी कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। इन्होंने तो ये जॉर्ज लेवेंथेयर ने तो थ्योरी दे दी थी। जॉर्ज लेवेंथेयर ने तो क्या किया था, थ्योरी दे दी थी कि ये सिंगुलैरिटी पॉइंट है, इसमें एक्सप्लोड हुआ 10⁻⁻43 सेकेंड में और ये यूनिवर्स पूरा फैल गया और यूनिवर्स का निर्माण हो गया, ठीक। ये बात किसने कही थी कि यूनिवर्स में एक्सपेंशन हो रहा है, ये एडविन हब्बल ने कही थी। किसने कही थी? एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल का आपने नाम सुना होगा, हब्बल टेलीस्कोप का नाम सुना होगा, है ना। तो वही एडविन हब्बल है जिन्होंने ये कहा था कि जो यूनिवर्स है उसका फैलाव हो रहा है। और ये बात एकदम सही है कि यूनिवर्स का फैलाव हो रहा है। वो कैसे? क्योंकि गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस को मेज़र किया गया और ये जो डिस्टेंस है ये सच में बढ़ रही है, तो यूनिवर्स फैल तो रहा है। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों फैल रहा है, ऐसा क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास नहीं है। कोई डार्क एनर्जी है, कोई मिस्टीरियस फोर्स है जो इस यूनिवर्स को ऐसे खींच रही है, मगर हमें उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन अभी वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि ये बिग क्रंच जैसी घटना नहीं होगी। यूनिवर्स जो है वो इनफाइनाइट तरीके से फैलता ही रहेगा, ऐसी कोई घटना नहीं होने वाली है। ये सिर्फ एक एजम्पशन है कि शायद पहले ऐसा रहा हो, शायद मतलब आगे भी हो सकता है। और एक
थ्योरी, एक और थ्योरी है जो क्या कहती है, एक और मैं बता दूं, मल्टीवर्स वाली, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शायद हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स के साथ साथ और भी कई सारे यूनिवर्स हों। यहाँ पर एक यूनिवर्स हो, एक ये यूनिवर्स हो, एक यहाँ पर यूनिवर्स हो, एक यहाँ पर यूनिवर्स हो। तो ये जो यूनिवर्स हो ना, इससे बहुत बड़े हों और ये अपने ग्रेविटेशनल पुल से इसको खींच रहे हो, इससे ऐसे ऐसे, और इसलिए इसमें एक्सपेंशन हो रहा हो इन यूनिवर्स की वजह से। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीवर्स। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीवर्स थ्योरी बोलते हैं। इसको मल्टीवर्स थ्योरी बोलते हैं। आई होप आपको बिग बैंग थ्योरी समझ में आई होगी, सिंगुलैरिटी पॉइंट के बारे में समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।